हेलो एवरीवन। मैं विष्णु शर्मा और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जो न केवल बीएड शिक्षा शास्त्री व डीएलएड के लिए उपयोगी है, बल्कि आगे आने वाली सभी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। टॉपिक का नाम है आरटी एक्ट 2009। इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और सभी जो इनके पहलू हैं उनको हम विस्तार पूर्वक सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा कि आरटी एक्ट की धाराओं में और इनके अध्यायों में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरटी एक्ट 2009 इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए, आरटी एक्ट 2009 इसको राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राइट टू एजुकेशन। अब बात करते हैं इसके हिंदी में। तो हिंदी में इसको कहा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसका पूरा नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2010। यह इनका पूरा नाम है। यह इनका पूरा नाम है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2010 कहा जाता है। तो आरटी एक्ट आप सुनते हो, समझते हो कि इसका जो पूरा नाम है वो है राइट टू एजुकेशन। 2009 में अधिनियम आया और हम बात करते हैं कि ये अधिनियम भारत में लागू कब हुआ। तो देखिए, अधिनियम 2009 में आता है, लेकिन यह अधिनियम भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि आरटी एक्ट राजस्थान में कब लागू हुआ। तो आरटी एक्ट राजस्थान में लागू हुआ था 29 मार्च 2011 को। ठीक है, भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया, लेकिन राजस्थान में लागू हुआ ये 29 मार्च 2011 से। अब हम बात करते हैं कि जब भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, उससे पहले ये दोनों सदनों में पारित हुआ था और पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए या साइन के लिए गया, उसके बाद यह अधिनियम बना। तो सबसे पहले किस सदन में पारित हुआ? कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट टू एजुकेशन या आरटी एक्ट 2009 सबसे पहले किस सदन में पारित हुआ या फिर किस तारीख को पारित हुआ। तो इसका जवाब होगा सबसे पहले ये राज्यसभा में पारित हुआ था, और ये राज्यसभा में पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, 20 जुलाई 2009 को यह राज्यसभा में पारित हुआ और उसके बाद यह लोकसभा में गया और लोकसभा में यह पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को। तो समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ 20 जुलाई 2009 को, उसके बाद अगले महीने में 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारत में लागू हो गया। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसको कब लागू किया गया? तो राजस्थान में इसको लागू किया गया था 29 मार्च 2011 को। अब हम बात करते हैं कि आरटी एक्ट 2009 है, उसका राष्ट्रीय गान क्या है। तो देखिए, आरटी एक्ट 2009 का राष्ट्रीय गान है टन टन घंटी बजी आओ स्कूल चले हम। वापस से सुनते हैं, टन टन घंटी बजी आओ स्कूल चले हम। यह आरटी एक्ट 2009 का राष्ट्रीय गान है, जो जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया था। लिखने वाले कौन थे? जावेद अख्तर। और गाया किसने था? और इस
गाने को गाया था सोनू निगम के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरटी एक्ट 2009 का राष्ट्रीय गान क्या था। तो राष्ट्रीय गान है इसका टन टन घंटी बजी आओ स्कूल चले हम। ठीक है, इसको लिखने वाले जावेद अख्तर थे और गाने वाले सोनू निगम थे। अब बात करते हैं कि इस आरटी एक्ट के जो राष्ट्रीय गान है इसको कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब इसको स्वीकार किया गया। तो ये है 4 जुलाई 2013 को। ठीक है, जो इसका राष्ट्रीय गान है टन टन घंटी बजी आओ स्कूल चले हम, यह 4 जुलाई 2013 को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था इसको। ठीक है, तो यह जो राष्ट्रीय गान है इसको अपनाया गया था 4 जुलाई 2013 को। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका राष्ट्रीय गान क्या है, और कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको कब अपनाया गया, कब अंगीकार किया गया, कब इसको स्वीकार किया गया। तो दोनों के जवाब मिल गए आपको। 4 जुलाई 2013 को अपनाया गया, और क्या गान है, टन टन घंटी बजी आओ स्कूल चले हम। तो देखिए आरटी एक्ट 2009 है, लेकिन इसको लागू किया गया था पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को। तो इसलिए एक्ट 2009 का है, लेकिन ये नियम या अधिनियम 2010 में जाके लागू हुआ था। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आरटी एक्ट जो 2009 है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए आरटी एक्ट 2009 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? आरटी एक्ट 2009 में 7 अध्याय है। कितने अध्याय? 7। ठीक है, अध्यायों की संख्या कितनी है? 7 है। पूछ लिया जाता है कि आरटी एक्ट 2009 में धाराओं की संख्या कितनी है। तो देखिए धाराओं की संख्या कितनी है इसमें? 38 धाराएं हैं, और 7 इसमें क्या है? अध्याय है। फिर बात करते हैं कि इसमें अनुसूची कितनी है। तो देखिए इसमें अनुसूची है 1 अनुसूची। तो आरटी एक्ट में 7 धाराएं, 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची का उल्लेख है। अब बात करते हैं कि आरटी एक्ट 2009 जो कि कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 8 तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कौन सी क्लास के लिए? कक्षा प्रथम से लेकर के और क्लास 8 तक जो है बालक, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। कौन? आरटी एक्ट 2009। यानी कह सकते हैं कि जो कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा 8वीं है वहाँ तक की जो शिक्षा है, यानी प्रारंभिक शिक्षा आरटी एक्ट के द्वारा दी जाती है बालकों को। और यह जो बालक होंगे वो बालक किस उम्र के होंगे? यह बालक होंगे 6 से 14 वर्ष तक के। किस उम्र के होंगे? 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उन बालकों को आरटी एक्ट 2009 के द्वारा शिक्षा दी जाती है, और वह शिक्षा भी कैसी होगी? निःशुल्क होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक शब्द आता है कि आरटी एक्ट के थ्रू बालकों को जो निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती है वो प्रथम से लेकर के 8वीं तक के बालकों को दी जाती है। लेकिन कई बार आप सवाल पूछ सकते हो कि बालकों को दी जाती है, क्या बालिकाओं को नहीं दी जाती है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ जो बालक शब्द है आरटी के अंदर वो न केवल बालकों के लिए बल्कि बालिकाओं दोनों के लिए दी जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। आपसे पूछ ले इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें अध्याय कितने हैं? 7। आपसे पूछा जाए इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें धाराएं कितनी है? 38। आपसे पूछा जाए इसमें कितनी अनुसूची है, तो इसमें अनुसूची है 1। आपसे पूछा जाए आरटी के थ्रू शिक्षा जो दी जाती है वो किस स्तर के लिए दी जाती है, तो आरटी के थ्रू जो शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है प्रारंभिक शिक्षा, और कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे, और उनकी उम्र होगी 6 से 14 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं कि आरटी जो एक्ट है, उस आरटी एक्ट के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, वो शिक्षा की व्यवस्था है वो कब भारतीय संविधान में आई। तो बात करते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के अंदर शिक्षा का अधिकार जो है उसको क्या माना गया, मूल अधिकार माना गया। यानी आरटी एक्ट को संविधान के अनुच्छेद 21A में अपनाया गया या 21A के अंदर दर्ज है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के द्वारा आया, तो ये अनुच्छेद आया था 86वीं संविधान संशोधन। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 के अंदर, उसके अंदर जो अनुच्छेद 21A है उसके अंदर इसका उल्लेख मिलेगा और उसके अंदर जो शिक्षा का अधिकार है उसको माना गया है मूल अधिकार। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो आरटी एक्ट 2009 पढ़ेंगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक अध्याय एक एक धाराओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको कई सारे क्लास में लेकर आऊँगा आपके लिए, और कम से कम 5-6 से क्लास इसके लिए होने वाली है, और उन 5 से 6 क्लासों में मैं आपको विस्तार पूर्वक जो आरटी एक्ट 2009 है उसका अध्ययन करवाने वाला हूँ। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब तो अगला है हमारा वो है कि इसके अंदर जो आरटी एक्ट के अंदर जो उल्लेख मिलता है बालकों को, वो जो बालक होंगे वो बालक होंगे जैसे असुविधाग्रस्त बालक और दूसरे होते हैं दुर्बल बालक। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आरटी एक्ट के अंदर जो असुविधाग्रस्त बालक हैं वो बालक कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए असुविधाग्रस्त बालक वो बालक होते हैं जो अनुसूचित जाति के हो सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के हो सकते हैं, ठीक है, किसी भाषा विशेष के हो सकते हैं, किसी सामाजिक, किसी भौगोलिक, किसी सांस्कृतिक आदि आधार पर क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। ठीक है, अगर अनुसूचित जाति का है, अगर अनुसूचित जनजाति का है, किसी भाषा विशेष का है, सामाजिक हो सकता है, भौगोलिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, लिंग आदि के कारण यदि वो पिछड़ा हुआ है तो आरटी के अंदर उस बालक को असुविधाग्रस्त बालक माना जाता है। कौन सा बालक माना जाता है, असुविधाग्रस्त बालक माना जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि अगला जो वर्ड आता है वो होता है दुर्बल बालक। तो ये तो हो गए पिछड़े तरीके से, तो वो हो गए असुविधाग्रस्त बालक। अब हम बात करते हैं कि दुर्बल बालक कौन से होते हैं। ठीक है, तो दुर्बल बालक वह बालक होंगे जिसके माता पिता या उनके जो गार्जियन संरक्षक उनकी वार्षिक आय राज्य या भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई आय से क्या मानी जाती है, कम मानी जाती है। यानी जो भारत सरकार ने या जो राजस्थान सरकार ने आय निर्धारित कर रखी है, यदि उससे आय कम किसी की है तो वह बालक या उस बालक के माता पिता कैसे माने जाएंगे, दुर्बल माने जाएंगे। यानी उनको दुर्बल की श्रेणी में रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी आय राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित आय है उससे कम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो दुर्बल बालक है और जो असुविधाग्रस्त बालक हैं वो कैसे बालक होते हैं। ठीक है, जो बालक अनुसूचित जाति, जनजाति, भाषा, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, लिंग आदि के कारण पिछड़े हुए हैं तो वह माने जाते हैं असुविधाग्रस्त। यदि कोई बालक जिनके माता पिता की आय क्या है, कम है, किस आय से, भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो आय है उस आय से यदि कम है तो वह बालक माना जाएगा कैसा बालक, दुर्बल बालक। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अगला पेज लेते हैं। तो इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आरटी के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु उल्लेखित हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं।
तो देखिए आरटी 2009 में सभी प्रतियोगिता फीस पर प्रतिबंधित है। ठीक है, यानी बालक से किसी प्रकार की स्कूल में फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, सभी प्रकार के शुल्क माफ होंगे या फ्री में या निःशुल्क बालक को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आरटी के थ्रू किसी प्रकार की प्रतियोगिता फीस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, अगला इसकी विशेष बात है तो वो है आरटी एक्ट 2009 में शिक्षक के निजी शिक्षण व ट्यूशन पर क्या किया गया है, रोक लगाई गई है कि शिक्षक जो निजी शिक्षण करवाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़े तो हम बात करते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या किया गया है, गुणवत्तापूर्ण जो परीक्षा प्रणाली है उसको अपनाया गया है कि परीक्षा प्रणाली शिक्षकों के लिए जो भर्ती होगी तो वो शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा जो ली जाएगी वह परीक्षा गुणवत्तापूर्ण परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, यानी शिक्षक के लिए जो एग्ज़ाम होती है शिक्षक भर्ती के लिए वह एग्ज़ाम गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इसका भी ये समर्थन करती है, यानी आरटी एक्ट 2009 के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए ली जाने वाली जो पात्रता परीक्षा है उसका भी प्रावधान है, यानी बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे प्रारंभिक कक्षाओं के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर सभी राज्यों में और भारत में एक पात्रता परीक्षा ली जाती है। जैसे हम बात करें तो जो राज्य सरकार है, अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में जैसे होता है आरटेट और रीट होती है। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है सीटेट, यूपी में जाओगे यूपी टेट, हरियाणा में जाओगे एसटेट। यानी ये एक पात्रता परीक्षा है। ये क्या है, पात्रता परीक्षा। और यह पात्रता परीक्षा की गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, एनसीटी के द्वारा निर्धारित की गई है और उसी गाइडलाइन में इसका सिलेबस भी निर्धारित किया गया है कि क्या रीट का या कहीं तो आरटेट का सिलेबस होगा, वो भी अंक भार भी उन्होंने निर्धारित कर रखा है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी आरटी के थ्रू जो आरटी एक्ट जो 2009 है उसमें शिक्षा की जो भर्ती होती है उसके लिए भी परीक्षाओं का प्रावधान है और ये परीक्षाओं का प्रावधान भारतीय सरकार की गाइडलाइन द्वारा निर्धारित किया गया है, सिलेबस भी निर्धारित किया गया है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ये परीक्षा करवाना अनिवार्य है प्रत्येक राज्य सरकार व भारत सरकार के लिए। तो शिक्षकों की गुणवत्ताओं के लिए भी आरटी एक्ट 2009 में प्रावधान है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं आरटी एक्ट 2009 के जो 7 अध्याय हैं, उन 7 अध्यायों में किस अध्याय के अंदर कौन कौन सी धाराओं का वर्णन आपको मिलेगा। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ एक एक से कि किस अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं और किस अध्याय के अंदर सबसे ज़्यादा धाराएं हैं, सर्वाधिक धाराओं वाला अध्याय कौन सा है। ठीक है, तो वो भी आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहला अध्याय है उस अध्याय का नाम है प्रारंभिक। ठीक है, इस प्रारंभिक अध्याय के अंदर आपको 2 धाराओं का उल्लेख मिलेगा, यानी पहली धारा और दूसरी धारा, दोनों धाराएं कहाँ मिलेगी, अध्याय नंबर 1 में मिलेगी। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अध्याय नंबर जो 1 है उसके अंदर सबसे कम धाराओं का उल्लेख है, यानी सबसे कम धाराओं वाला अध्याय माना जाता है अध्याय नंबर 1। नाम क्या है, प्रारंभिक। धाराएं कौन सी है, प्रथम और द्वितीय। इसी प्रकार आगे बात करते हैं तो अगली अध्याय आती है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल
शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर 3, 4 और 5 यानी 3, 4 और 5 धाराएं किस अध्याय में मिलेगी? धारा नंबर 2 में अध्याय नंबर 2 में मिलेगी। अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 3। देखिए अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, यानी समुचित सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, स्थानीय जो अधिकारी हैं जो राज्य विशेष या जिला स्तर पे, साथ ही साथ माता पिताओं के क्या कर्तव्य होंगे, इन संबंध के बारे में यदि उल्लेख आपको पढ़ना है, ज्ञात करना है तो धारा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जो किस अध्याय में मिलेगी? अध्याय नंबर 3 में मिल जाएगी। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अध्याय नंबर 4 आता है। अध्याय नंबर 4 का नाम है विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य, यानी विद्यालय के क्या कर्तव्य होंगे, शिक्षकों के क्या कर्तव्य होंगे, इस संबंध में यदि जानकारी लेनी है या इस संबंध में आपको पढ़ना है तो वो अध्याय नंबर 4 में मिलेगा। और यह जो अध्याय है सर्वाधिक धाराओं वाला अध्याय भी माना जाता है, क्योंकि इसी अध्याय के अंदर सबसे ज़्यादा धाराओं का उल्लेख है। तो देखिए धारा नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, इन सभी का उल्लेख किसमें मिलेगा आपको? इन सभी का उल्लेख मिलेगा आपको अध्याय नंबर 4 में। ठीक है, तो सर्वाधिक अगर धाराओं वाला अध्याय है तो वो कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 4। यदि सबसे कम धाराओं वाला अगर कोई अध्याय है तो वो है अध्याय नंबर 1, यानी अध्याय नंबर पहला सबसे कम धाराओं वाला है और सबसे ज़्यादा धाराओं वाला अध्याय 4 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम तो अध्याय नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ठीक है, अध्याय नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए अध्याय नंबर 5 है, उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसको पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, उसको किस तरह पूरा किया जा सकता है, इस सब के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है, आपको पढ़ना है, इसके उल्लेख को जानना है तो धारा 29 और 30 के अंदर इसका उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी 2 धाराओं का उल्लेख है। ठीक है, अब यहाँ एक समझ में आ रहा होगा आपको कि अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 5 दोनों सबसे कम धाराओं वाले अध्याय मानी जाती है। ठीक है, 5 भी कम है और 1 भी कम है। ठीक है, ये हो गया धारा 29 और 30 का उल्लेख, आपको यदि पढ़ना है तो अध्याय नंबर 5 में मिलेगा। इसी प्रकार यदि आपको बालकों के अधिकारों के, उनके संरक्षक के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको अध्याय नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा या इसके अंदर इसका उल्लेख मिलेगा। इसके लिए आपको अध्याय के अंदर जो धारा है वो 31, 32, 33 और 34 का उल्लेख इसी अध्याय के अंदर आपको मिल जाएगा। और अंतिम जो अध्याय है वो है प्रकीर्ण। ठीक है, प्रकीर्ण का मतलब होता है विस्तार पूर्वक। ठीक है, या प्रकीर्ण का मतलब हो सकता है सम्मिश्रण, यानी सभी अध्यायों का विस्तार आपको जानना है तो अध्याय 7 में मिलेगा। सभी अध्यायों का मिश्रण समझना है तो अध्याय नंबर 7 में मिलेगा। ये है प्रकीर्ण। इसमें धारा मिलेगी आपको 35, 36, 37 और 38। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अध्याय 7 कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके नाम हैं। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस अध्याय के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं। ठीक है, अध्याय कितने हैं आरटी 9 के अंदर? आरटी एक्ट 2009 के अंदर 7 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी हैं? तो धाराएं इसमें कितनी है? 38 धाराएं हैं। अनुसूची कितनी है? 1 अनुसूची है। तो अब तक आपने पढ़ा कि इसका सामान्य परिचय पढ़ा, साथ ही साथ आपने ये भी समझा कि कितने अध्याय हैं और किस किस अध्याय में कौन कौन सी धाराओं का उल्लेख है। ठीक है, अब हम आगे इसकी जो धाराएं हैं उन प्रत्येक धाराओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आरटी एक्ट 2009 के अंदर किस किस धाराओं का उल्लेख है और कौन क्या क्या इसके अंदर प्रावधान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी ऊर्जा के साथ, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
धन्यवाद।